हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ईस्वी पर देखिए, इसमें दिया हुआ 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। ये जो BC और AD है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे पहले BC और उसके बाद को AD बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में आदि मानव के मतलब रहने, वो क्या रहते हैं, मतलब क्या खाते पीते हैं, कहाँ कहाँ उनका रहन सहन कैसा है, भोजन क्या है, ये कृषि पशुपालन कैसा है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है, सिंधु एक मतलब शहर के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत वर्षों पहले ये एक शहर था। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, बाद में इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कैसे ख़त्म हुआ। तो सब वैज्ञानिक का अलग अलग कहना है। तो चलिए शहर के बारे में हम अपन डिटेल से देखते हैं। तो कहाँ क्या है, सबसे पहले ये मैप में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, मोहनजोदड़ो है, ये कालीबंगा है, ये व्यास है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और ये कोटची है। फिर यहाँ पे हड़प्पा, रोपण, लोथल, चन्हूदड़ो, ये सब के बारे में इतना दिया हुआ है। तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान में, कोटची पाकिस्तान में, कालीबंगा पाकिस्तान में है, चन्हूदड़ो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, रोपण राजस्थान में। इतने स्थल के बारे में दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, जो कोई भी शहर है वो अधिकतर क्या नदियों के पास बसा रहता था, क्योंकि नदी के पास बसने से उनको बहुत चीज़ फ़ायदा होता था खाने पीने के लिए, और वहाँ की मिट्टी अच्छी उपजाऊ होती थी। क्योंकि जो नदी होती है वो क्या करती है, जब बहती है तो वो अपने साथ काफ़ी सारे उपजाऊ मिट्टी को ला के छोड़ते जाती है अपने किनारे पे। तो उसमें क्या होता है, फसल जो होता है अच्छा होता है। तो जो शहर हैं वो अधिकतर नदी के पास ही बसते थे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कावेरी नदी है, फिर यहाँ पे कृष्णा नदी है, फिर यहाँ पे गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, चंबल नदी, ये सब जो पूरी नदी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्मदा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होके निकली है। फिर यहाँ से सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सब पूरी नदियाँ यहाँ से निकली हुई है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकली हुई है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। फिर यहाँ गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड से, गंगा नदी ऐसे से निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। इन बदलाव में जो समय बड़ा बदलाव था वह उनका एक जगह स्थायी रूप से बसना। लोगों की बसाहट ज़्यादातर ऐसी जगह होती थी जहाँ खेतों के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वो अधिकतर क्या नदियों के किनारे बसते थे। मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे, नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती थी। इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई। सोनू और संध्या की शिक्षिका सिंधु घाटी के शहरों के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा, बच्चे, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोग को दो बड़े शहरों की चीज़ें मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी। एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। खोजबीन से पता चला कि इन शहरों से आज से लगभग 4500 साल पहले लोग रहते थे। संध्या को बड़ा अचरज हुआ, अचंभा हुआ। उसने पूछा, क्या वास्तव में ये शहर मिट्टी में दबे हुए थे? तो शिक्षिका ने बताया, आप ही बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहाँ से ज़मीन के नीचे दबी कोई पुरानी चीज़ें का पता चला? सोनू बोला, हाँ, मैंने सुना है। पास के गांव के एक खेत में एक किसान की ज़मीन में कुछ चीज़ें गड़ी हुई थी। वहाँ पे सिक्के और मूर्तियाँ मिली थीं। फिर बच्चों, इसी तरह लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ मजदूर रेलवे बिछाने का काम कर रहे थे। तो
एक टीले को हटाने के बाद उन्होंने जब खुदाई की तो उसके नीचे एक दीवार मिला। लोग भी बड़ी उत्सुकता से खुदाई करने लगे। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ। जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह से कई जगह मिले। जैसे सिंधु नदी के ज़्यादातर जो जगह है वो कहाँ पे मिली? सिंधु नदी के पास। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम से पूरा आजकल, लेकिन इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। हड़प्पा नामक जगह की खुदाई हुई। यहाँ पे ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले। बाद में ऐसे स्थान की खुदाई भी वैसे ही हुए, वस्तुएं, मकान आदि मिले जिनसे वहाँ का जनजीवन, रहन सहन, तीज त्यौहार, पहनावा, संस्कृति सबके बारे में पता चला। फिर इसे क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। फिर श्रीकांत ने पूछा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या है? पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। सन 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। फिर अभी तक भारत के लगभग 250 से अधिक ऐसी जगहों की खोज हो चुकी, जैसे गुजरात में धोलावीरा, लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में था। यह सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी तक चली। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि ये नगर आज भी शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। 2 हिस्से होते थे नगर के। एक हिस्सा ऊपरी हिस्सा जिसके चारों तरफ एक ऊंची दीवारें होती थी, दूसरा नीचे की तरफ। नगर भाग के निचले भाग में नगर में बसाहट अधिक थी। सड़कें चौड़ी और सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारों मकान और नालियाँ होती थी। मकान पक्की ईंटों से बनी होती थी। 2 मंजिला, प्रत्येक मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला की होती। आंगन, शौचालय, स्नानागार होते थे। मकान से पानी के लिए नालियाँ निकली होती। सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियाँ पक्की और ढकी हुई थी। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। अब ये देखिए, ये क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है एक स्नानागार। यहाँ पे क्या नहाने का काम होता था। फिर ये जो स्नानागार है कुंड या तालाब जैसा दिखाई देना, ये इसको प्राप्त स्नानागार बोलते हैं। इसके चारों कमरे बने हुए थे। बीच में आंगन में चौकोर कुंड था। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। इसके किनारे कुएं भी बना हुआ था। इसमें पानी भरा जाता रहा होगा। गंदे पानी नलियों के द्वारा बाहर निकाले जाते थे। फर्श की जुड़ाई भी इसी तरह की गई थी, किसी प्रकार नमी या पानी का रिसाव ना हो। इस प्रकार स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य और विशेष कार्यक्रम के लिए किया जाता रहा होगा। फिर हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला जो गोदाम की तरह थे। ये क्या थे? अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ पे अनाज रखते थे। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई और जगह भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार के आसपास के गांव से कर के रूप में प्राप्त अनाज को रखे जाते थे। जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप या सूखे से निपटारा किया जाता रहा होगा। फिर और कुछ भवन बड़े भी थे, एक परकोटे से घिरे हुए थे। एक ऊंची बस्ती होती थी जिसका प्रमुख भवन होता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता वहाँ के वर्ग शासकों का शासन था। केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन छोटे छोटे प्रांत होते होंगे। वहाँ राजा होते थे या नहीं, हमें इसे पता नहीं चलता। कुछ मूर्तियों को देख कर लगता है कि वे उनके राजाओं के रहे होंगे। तो ये सब जो है पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। अन्नागार होगा, स्नानागार होगा। तो अब ये कुछ कंफर्म नहीं है, तो इससे क्या बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि था, पशुपालन भी करते थे। वे नदियों के किनारे बसे रहते थे और फिर गेहूँ, जौ, तिल, कपास आदि भी उगाते थे। वो अच्छे कुशल कारीगर भी थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान था। वे तांबा, पीतल, रागा, शीशा और कांसा
आदि धातु से परिचित है। खुदाई से यहाँ से बड़े मात्रा में कांसे और तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। एक तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 नाम अभी तक हम लोग को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तांबा, पीतल, राग, शीशा ये सब तो मिले, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दैनिक जीवन में पत्थर से बने औजार का काफ़ी महत्व था। ये आदिमानव से चला आ रहा था कि लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थर के बारीकी मनके से माला बनाते थे। सीपी व शंखों से चूड़ियाँ बनाई जाती थी। कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिस पर चित्र भी बनाए जाते थे। उद्योगों से संबंधित वस्तुएं, कुम्हार के भट्ठे, कांसा बनाने के कारीगर का भट्ठा, ये सब मनके बनाने के कारखाने के भी अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता व्यापार में उन्नत थी। यहाँ आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार थे। कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत, आभूषण निर्यात किए जाते थे। निर्यात मतलब दूसरे देशों में बेचे जाते थे। और सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर खरीदते थे। विदेश व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र। आंतरिक व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से और विदेशी मुख्य रूप से जल मार्गों से होते थे। मतलब जो यहाँ के अंदर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार तो जल और थल दोनों से किया जाता था, लेकिन जो बाहर विदेशों से वो उसका आना जाना केवल जल मार्ग से ही होता था। फिर गोदी किसे कहते हैं? गोदी उस स्थान जहाँ समुद्र या नदी के किनारे सामान चढ़ाने या उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है, लेकिन लोथल हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं। फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, तिल, दूध, मछली, मांस आदि खाते थे। वे सूती व ऊनी वस्त्र को पहनते थे। श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों से अवशेष से प्राप्त किया जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियाँ, बाजूबंद ये सब पहनती थीं, जो सोना, हाथी दांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थर से बने होते थे। मनोरंजन के नृत्य, पासे का खेल खेलते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौने का उपयोग करते थे। उस शहरों के खंडहरों से बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं। फिर वे लोग किसी देवी देवता की पूजा करते थे। शिक्षिका ने बताया कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त लोगों के धर्म के संबंध में भी पता चला। मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। वे मातृ देवी की पूजा भी करते थे। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मोहर भी मिली हुई है, जिसके सिर पर सिंह का मुकुट और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा और हिरण के चित्र बने। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई पूर्व रूप रहा होगा। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों और बर्तनों में पीपल के पेड़ और कई तरह के पशुओं के चित्र मिले। एक मोहर में कुबर वाले बैल का चित्र मिला। इस बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। मतलब वो किस किस की पूजा करते थे? एक तो पशुओं की पूजा करते थे, पेड़ पौधे की पूजा करते थे, और जो पीपल की पूजा पुराने समय से आज तक भी करते आ रहे हैं। सिंधु और जो मर जाते थे उनका अंतिम संस्कार भी करते थे। वे सबको ज़मीन में गाड़ते थे। फिर जो मोहरें, मिट्टी और बर्तन और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुए, उनके लिपि के कुछ नमूने मिले हैं। चित्रलिपि है जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ाई लिखाई के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई। और सिंधु सभ्यता का अंत के बारे में कई विद्वान कहते हैं कि ये प्राकृतिक उथल पुथल के कारण हो गया। तो कोई कहते हैं कि जो शहरी जीवन है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, लोगों के काम धंधे बंद होने लगे और लोग शहरों की तरफ चले गए। तो इस प्रकार से कई विद्वान अलग अलग मत कहते हैं। तो ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है आज ये ख़त्म हो गया। तो सिंधु घाटी के सभ्यता कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कौन क्या खाते थे, क्या पशुपालन करते थे, खेती करते थे, ये सब के बारे में हमने पूरा देखा कि उनसे क्या क्या अवशेष मिले, कहाँ कहाँ नगर हैं,
हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनूदड़ो हो गया, ये सब कहाँ कहाँ है, इससे क्या क्या मिले। अधिकतर जो शहर है वो सिंधु नदी के पास ही मिले, इसलिए इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य कांसे की बर्तन वर्तन ये सब मिले तो कांस्य युगीन सभ्यता। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और बाकी जो धातु हैं उनसे परिचित थे। इनका रहन सहन ऐसा था और पूजा भी करते थे ये। तो ये वाला हमारा चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है।